हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। फिर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शंस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि वैल्यू के सामने ईवी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में 1.5 ईवी, सेकंड ऑप्शन में 2.5 ईवी, है ना। यहाँ पर ईवी का मतलब क्या है तो उसको समझते हैं अपन पहले, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 2 km लिखा हुआ है ना, तो km का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, किलोमीटर। ओके, फिर मैं आप लोगों से पूछूं कि किलोमीटर का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर किलोमीटर एक यूनिट है लेंथ की। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, तो ये तो आप लोगों को पता है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 2 EV, है ना, तो EV का मतलब क्या है, तो EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। E मीन्स इलेक्ट्रॉन, V मीन्स वोल्ट, तो EV का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है किसकी, एनर्जी की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए अब देखो, लेंथ की वेरियस टाइप की यूनिट्स होती है ना। जैसे कि लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मेन यूनिट क्या है, मीटर, है ना। तो मीटर और किलोमीटर के बीच में आपस में रिलेशन है ना। मीन्स मीटर भी यूनिट है लेंथ की, और किलोमीटर भी यूनिट है लेंथ की। तो मीटर और किलोमीटर के बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, तो देखो 1 km इक्वल्स टू 1000 m, that is 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, तो यहाँ पर किलोमीटर और मीटर यूनिट है लेंथ की, और ये इक्वेशन रिलेशन बता रहा है किलोमीटर और मीटर के बीच, है ना। तो उसी तरीके से आप लोग मुझे ये बताओ कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, एनर्जी की एसआई यूनिट तो आप लोगों को पता होगा, दैट इज जूल। ओके, तो अब हमें जानना है कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में क्या रिलेशन है ना। मींस ये दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखो, तो रिलेशन होता है 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 जूल। ओके, तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में। ठीक है, तो अगर हमें कभी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखता हूं वापस से मैं, 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कैपिटल J। ठीक है, तो इस तरीके से 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये रिलेशन है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के भी काम आएगा, है ना। चलिए नोट कर लो फटाफट इसको, नोट करिए। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, कितना 500 नैनोमीटर।
ओके, फिर हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ओके, तो ये हमने पढ़ रखा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ। ओके, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करोगे तो h की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर ऑफ -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 अपॉन वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। तो 500 नैनो मीन्स 10 टू पावर ऑफ -9। ओके, ये कन्वर्ट हो गया वेवलेंथ किसमें, मीटर में। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 20 आता है ना। तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 20 लिख देते हैं, 20 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू 10 टू पावर ऑफ 10 टू पावर ऑफ 8। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी फाइनली, -34 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा 10 टू पावर ऑफ -26। ठीक है, अपॉन अब यहाँ पर 500 है, इसको लिख लो 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9। ओके, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी, जूल में आएगी। क्यों, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज अपने ऐसा यूनिट में लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 20 है ना। तो इंटू अब 10 की पावर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 -9 कितना -7। ओके, और ऊपर -26 है तो -26 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 26 में -26 प्लस 7 कितना होने वाला है -19 10 टू पावर ऑफ -19। ठीक है, तो ये आया जूल। ओके, तो एनर्जी किसमें आई, अभी जूल में आई है ना। हमें आंसर किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 EV। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो ये आप लोग 2-3 बार देखोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। तो जूल की जगह क्या रख सकते हैं, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकते हैं। ओके, इट मीन्स हम इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड करेंगे। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 और जूल की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू पावर -19 और 10 टू पावर -19 आपस में कैंसिल, क्या बचा 4/16 4/1.6। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4/1.6 मीन्स 16/10 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 10 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा 10/4। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/2 इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ हमारा आंसर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए, है ना। और यूनिट का आपस में कन्वर्जन भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, तब आप लोग से 100% एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप लोग क्लास 12 में फिजिक्स में डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ोगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हमें इस टॉपिक को इस चैप्टर में इस तरीके से पढ़ना होता है क्लास 11 में कि हमसे इस टॉपिक के क्वेश्चंस आसानी से बन जाए, है ना। चलिए अब देखो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह भी बिहेव कर सकती हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती हैं। ठीक है, फिर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी कौन सी है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मींस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को समझते हैं। ठीक है, अब वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए फिर देखो, फिजिक्स में कुछ फिनोमिनाज हैं जिन फिनोमिनाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो उनमें से एक फिनोमिना क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो मेन टर्म्स हैं, एक है फोटो और दूसरा इलेक्ट्रिक। ओके, तो फोटो मीन्स फोटॉन्स और फोटॉन्स मीन्स लाइट के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट, है ना। तो लाइट के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट को क्या कहा जाता है? फोटॉन्स कहा जाता है। तो फोटॉन किससे रिलेटेड हुए? लाइट से रिलेटेड हुए। ठीक है, चलिए अब देखो, अगला है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, है ना। चलिए, तो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक में फोटो किससे रिलेटेड हुआ? लाइट से रिलेटेड हुआ, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हुआ। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली किससे रिलेटेड हुआ? लाइट और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, फिर देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि जब हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। मीन्स क्या हो रहा है? लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ठीक है, तो उस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखो, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या होता है ना। चलिए, तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग क्या क्या देखोगे कि जब किसी मेटल की सरफेस पे, ये मेटल है मान लो, है ना। तो ये मेटल, वो भी कुछ स्पेसिफिक मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से। ठीक है, मीन्स बोल सकते हो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, या फिर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे मेटल, जिन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की सरफेस पे अगर लाइट गिराई जाए, ठीक है, ये लाइट है, तो क्या ऑब्जर्व होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं। कहां से? मेटल की सरफेस पे प्रेजेंट एटम से, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेटल है तो मेटल किससे मिलकर बना होता है? एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, उन एटम्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज होते हैं जब हम एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर गिराते हैं, है ना। तो लाइट कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, सफिशिएंट एनर्जी हो। ओके, यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लाइट को या फिर किसी भी लाइट से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज कर सकते हैं। ओके, तो लाइट जो हम यूज कर रहे हैं उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। तो उसको जब हम मेटल की सरफेस पे गिराएंगे तो मेटल की सरफेस पे प्रेजेंट एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो उसी फिनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन बना सकते हैं हम कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी strikes the surface of some metals, electrons are emitted or ejected from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. ठीक है, और उसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ग्लास की ट्यूब है
और अंदर वैक्यूम है ना। और यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगा दी गई है और यहाँ पर एक डिटेक्टर प्लेट लगाई गई है और इन दोनों प्लेट को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर बैटरी है ना, और यहाँ पर अमीटर है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो जब लाइट गिराई गई इसके ऊपर, इस मेटल की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से क्या रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, है ना। और ये जो मेटल है उस मेटल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस डिटेक्टर प्लेट को जोड़ा गया है ना। तो जैसे ही लाइट इस पे गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और किसकी तरफ जाएंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वो इलेक्ट्रॉन एज अ करंट फ्लो होने लगा सर्किट से। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ठीक है, इस तरीके से जब हमने लाइट को मेटल की सरफेस पे डाला, है ना, तो इसे फिनोमेना कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में और भी सीखते हैं, है ना। फिर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है उसको समझते हैं, है ना। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ओके, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ा था कि लाइट किसके फॉर्म में एमिट होती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एमिट होती है ना। तो लाइट यहां पर छोटे छोटे वेव पैकेट के फॉर्म में एमिट हो रही है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, लाइट कंटिन्यूस नहीं होती, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एमिट होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, है ना। एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू frequency of the light used, है ना। It is higher the frequency, higher will be the energy. Okay, फिर देखो किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये मेटल है, उस मेटल के एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम लेट्स सपोज 10 जूल की एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो यहां पर मेटल है, उस मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, 10 जूल रिक्वायर्ड है ना। तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, कम से कम हमें 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, फिर देखो हमने यहां पर एक लाइट डाली, ठीक है, तो उस लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है। ओके, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसके थ्रू एनर्जी इक्वल्स टू एच की वैल्यू मान लो 9 जूल आ रही है, आपका सपोज कर रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो ये बताओ क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, ये बताओ आप लोग, है ना।
कि हमने एक लाइट यूज की जिस लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसके थ्रू या फिर जिससे एनर्जी कितनी आ रही है 9 जूल आ रही है ना। और मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है 10 जूल की है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हमें लाइट इस तरीके से सेलेक्ट करनी है जिसकी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में उसकी एनर्जी मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी को मैच करे। ठीक है, मीन्स मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट उस लाइट के फोटोन के पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिन टेक्निकल टर्म्स को हमें समझना है। ठीक है, जो कि आगे चलके यूज होगा। ओके, तो देखो जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का मतलब है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, जितनी भी रिक्वायर्ड होगी वही उसका वर्क फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं वर्क फंक्शन मीन्स मिनिमम, इसको हटा देता हूं मैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ओके, फिर देखो वर्क फंक्शन का सिंबल होता है 5, इस तरीके से इसको होते हैं 5। ठीक है, तो ये सिंबल है इसका वर्क फंक्शन का। ठीक है, चलिए अब देखो हमने एक लाइट यूज की, ठीक है, जिस लाइट के एक फोटोन की, इसका मान लो फोटोन है ना, ये एक एनर्जी पैकेट है। ओके, इस फोटोन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ओके, और ये फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू या फिर जिस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड उसकी एनर्जी भी मिनिमम है जो कि रिक्वायर्ड है मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना। लेट्स सपोज यहां पर एक मेटल है ना, मेटल, उस मेटल का वर्क फंक्शन 10 जूल है। ओके, फिर हम जो लाइट यूज की उस लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज E = h, उसकी वैल्यू कितनी है? एग्जैक्टली 10 जूल है ना। तो हमने ये मिनिमम एनर्जी वाली लाइट हिट कराई है किस पर? मेटल पे। तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, है ना, मतलब उसके एटम से वो इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करेंगे, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मेटल से इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकले, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम है ना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक्स में। ओके, तो एक टर्म आया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस लाइट की एक सफिशिएंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू या फिर जिसकी हेल्प से हम मेटल से इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकाल सके, या फिर ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की वैल्यू इक्वल होती है मेटल के वर्क फंक्शन के।
ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, ठीक है। ये सिंबल होगा किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ओके, चलिए ये एक और कॉन्सेप्ट हुआ है ना। अब देखो, लेट्स सपोज हमने इसमें इस मेटल में जिसका वर्क फंक्शन 10 जूल है, उस पर लाइट गिराई है ना, जिसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, इस मेटल से निकालने के लिए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। मीन्स म्यू नॉट से ज्यादा है ना। म्यू नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, या फिर सॉरी मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हमने यूज कर ली, ठीक है। ये देखो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हमने यूज कर ली तो क्या होगा उसको समझना है ना। तो देखो, लेट्स सपोज हमने जो लाइट यूज की उस लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू, और उस न्यू से एनर्जी आ रही है, एनर्जी ऑफ लाइट या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 12 जूल, ठीक है। इस मेटल को कितनी एनर्जी मिली, 12 जूल की एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, मिनिमम 10 जूल की। तो कितनी एनर्जी बच गई, तो कितनी बचेगी, 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो 2 जूल एनर्जी कहां जाएगी, तो 2 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमने लाइट यूज की उस लाइट की एनर्जी की वैल्यू है 12 जूल, वो इक्वल होगी किसके, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहां पर हम छोटा सा एक डायग्राम बना देते हैं। ये मेटल है ना, जिसका वर्क फंक्शन फाई है। हमने यहां पर लाइट यूज की जिसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, और इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू है, और उस एच न्यू की वैल्यू ग्रेटर है इससे 5 से, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हमने सप्लाई कर दी है ना लाइट के थ्रू। तो उस सिचुएशन में यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन यूज करेंगे हम, एनर्जी ऑफ इनकमिंग लाइट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और इनकमिंग लाइट की एनर्जी कितनी, एच न्यू, यहां पर एच न्यू इक्वल्स टू, अब देखो वर्क फंक्शन, तो हम इस वर्क फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं फाई डायरेक्टली है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब देखो हम इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज एच न्यू इक्वल्स टू, न्यू क्या है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो हमने मेटल पे डाली है ना। तो फाई, अब फाई क्या हो जाएगा, एच इंटू न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एच का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वर्क फंक्शन आएगा। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था, ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, चलिए अब इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर इक्वेशंस आ गई हमारे सामने। एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से लिख रहे हैं h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो हम इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ के टर्म से लिख सकते हैं। वो कैसे? तो हमें पता है कि c इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, तो न्यू क्या हो जाएगा? c बाय लैम्डा। तो हम न्यू की जगह c बाय लैम्डा पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर रहेगा hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू, अब ये लैम्डा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ऑफ द लाइट यूज्ड, है ना, इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक और इक्वेशन है जो हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है ना, और इस इक्वेशन में वेवलेंथ है, ठीक है। तो जैसा भी क्वेश्चन हो तो उसके अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लेना, है ना। ओके, अब देखो आगे का कॉन्सेप्ट कि मेटल से, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, है ना, तो उस लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ओके, तो उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, फिर इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा सर्किट में, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा, उस करंट को कहा जाता है फोटो करंट। फोटो करंट, तो इन बातों को भी याद रखना, है ना, कि लाइट को जब हम मेटल में डालते हैं तो मेटल से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को कहा जाता है फोटो करंट, ठीक है। चलिए फिर एक और कॉन्सेप्ट देखो कि जब हम लिखना है यहां पर मेटल की सरफेस पे जो लाइट गिराते हैं, है ना, तो लाइट किसके फॉर्म में एमिट होती है? फोटॉन्स के फॉर्म में, वेरियस नंबर ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस लाइट का एक फोटोन जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, और ये कह सकते हैं उससे ज्यादा ही है ना, रिक्वायर्ड से ज्यादा एनर्जी उस लाइट के फोटोन के पास। ओके, तो ये एक फोटोन है, उस एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर कोई दूसरा फोटोन है उसी लाइट का, उस फोटोन से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर कोई तीसरा फोटोन है उसी लाइट का, उससे तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मींस लाइट में जितने फोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज होंगे, ठीक है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है, या फिर इंटेंसिटी डिपेंड करती है लाइट की नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं उतना ज्यादा ब्राइट होगी वो लाइट, है ना। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट अगर डिम फॉर्म में यूज की जा रही है तो कम लाल मिलेगी, हमें कम लाल दिखेगी। और अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रेड लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो हमें बहुत ज्यादा लाल दिखेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। ओके, इंटेंसिटी को हम ब्राइटनेस बोलेंगे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग
इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स की। ओके, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो, एक पर्टिकुलर लाइट हम यूज करते हैं तो उस लाइट के वेरियस नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी सेम होती है ना। जैसे मान लो इसकी एनर्जी h न्यू है तो इसकी भी कितनी होगी, h न्यू होगी, और इसकी भी कितनी होगी, h न्यू होगी। मीन सारे के सारे फोटॉन्स की एनर्जी बराबर होगी, h न्यू h न्यू h न्यू, ठीक है। तो बात आती है कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? ये सोचो आप लोग, इस चीज को सोचो कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो क्या इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या? तो देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट की एनर्जी मिल रही है। वो अलग बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट की एनर्जी मिल रही है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट of intensity of light, ओके। तो अब देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होगा और डिफरेंट मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल के वर्क फंक्शन की वैल्यू फिक्स होगी, तो ये तो है कांस्टेंट। ओके, फिर हम क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं उस मेटल पे, तो लाइट के फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना। तो ये तो कांस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इस न्यू पे डिपेंड करेगी, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब वो किस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। लेट्स सपोज हमने 13 जूल की एनर्जी डाली, ओके, और वर्क फंक्शन था 10 का, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 हो गई, है ना। फिर हमने सेम मैटर पे 15 जूल की एनर्जी डाली, तो हमने क्या कर दिया, लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की वजह से उसकी एनर्जी भी बढ़ गई, है ना, लेकिन ये तो रहेगा कांस्टेंट, 10 ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी इस टाइम पे, 5 रहेगी, है ना। तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। कब बढ़ी, जब हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है। तो इट मींस जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट इज म्यू ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, हाँ। चलिए अब देखो, हम बात करते हैं फोटो करंट की डिपेंडेंसी, है ना। तो देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल की सरफेस से उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम निकलेंगे जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका अल्टीमेट मतलब क्या निकला कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। चलिए ये कहानी है इसकी, है ना, ओके।
एक और चीज देख सकते हो आप लोग इसमें कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, इस बात को ध्यान रखना है। फिर एक और चीज कि जो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। ओके, मीन्स हो सकता है कि जब ये इस लाइट को इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते वक्त उनको कुछ फ्रिक्शन महसूस हो रहा है या फिर कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी लॉस की वजह से इलेक्ट्रॉन उतनी काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे जितनी निकल सकते थे। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने निकल सकते हैं वो इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगर एनर्जी लॉस हुआ तो हम इस पर्टिकुलर केस में क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, अब इसको नोट कर लीजिए ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। ये टॉपिक ऐसा है आप लोगों के लिए कंप्लीटली नया है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में टॉपिक समझ में ना आए, लेकिन 2-3 बार रिपीट करोगे तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और इसके क्वेश्चन 100% आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, बाकी इस टॉपिक की जो डिटेलिंग है मींस पूरा डिटेल वर्जन वो सब आप लोग क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। हमें इनिशियल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूलेज क्या बनाए गए हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो क्वेश्चन में गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज इतना। मींस कोई मेटल है, उस मेटल के रिस्पेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट, अभी हमने पढ़ा था कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स, वो तो यूनिट है उसका, है ना, जिस पर अपॉन विच 1 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी लाइट इज फोकस्ड। तो उस मेटल पे जो लाइट डाली गई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 × 10⁻14। ओके, तो बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो हम यूज करेंगे इक्वेशन h nu इक्वल्स टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h nu माइनस h nu नॉट। ओके, इसको सॉल्व करोगे h कॉमन निकाल लो, nu माइनस nu। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखो h की वैल्यू पता है हमें 6.63, ऑलमोस्ट उसको मतलब राउंड फिगर में ले तो 6.63 बन जाएगा इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू कितना है 1 × 10⁻14 माइनस 5 × 10⁻13। ओके, अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना। 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू, अब देखो 10⁻14 को अगर आप लोग 10⁻13 के तरफ से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप लोग दैट इज 10 × 10⁻13, तब जाके दोनों आप लोग माइनस कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर 10⁻3 कॉमन निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर सॉरी 10⁻3 बोलता हूँ 10⁻13 इंटू 10⁻5 दैट इज 5। ओके, यहाँ पर अब आप लोगों के पास सिर्फ कैलकुलेशन बचेगा। 6.63 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, तो 663 इंटू 5। ओके, 5 3 15, फिर 6 5 30 1 3 6 5 30 33। ओके, और डेसिमल कहाँ लगेगा 2 के बाद, क्योंकि 1 2 33 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 33.15 इंटू 10 टू द पावर, अब पावर सॉल्व करते हैं तो 34 और 13, 34 - 13
कितना बनेगा 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, तो कितना आ रहा है, साइन लगेगा माइनस का, तो 10 टू पावर ऑफ माइनस 21। ओके, फिर अब चेक कर लो ये आंसर किसमें आएगा, जूल में आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन में तो 33 के टर्म्स में दिया हुआ है, 3.3 के टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो हम इसको अगर 3.3 बनाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 इंटू, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 जूल। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, हुआ आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तो फिलहाल हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को ये चीजें आ जाएगी आराम से, और आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो आप लोग फटाफट विद इन मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है ना। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते अपनी केमिस्ट्री में, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, बस आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करते हैं। Injection of photoelectron from metal in photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 volt when the radiation of 250 nanometer is used. The work function of metal is. अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो उसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट है कि जब किसी मेटल की सरफेस पे लाइट हिट करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, और बाहर निकलेगा तो मूव करेगा, और मूव करेगा तो मोशन में होगा, और मोशन में होगा तो उसके पास एनर्जी होगी, और वो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकना है, मींस बाहर निकलने से रोकना है। तो बाहर निकलने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मान लो ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, नेगेटिव पोटेंशियल applied to stop electron is known as stopping potential। ठीक है, तो उस पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकने के लिए एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, उस नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, चलिए, और उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर आने से रोक रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, कुछ काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से रुक जाए। ठीक है, तो वर्क डन टू स्टॉप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, तो अगर पोटेंशियल लगाया गया है कैपिटल V और चार्ज है इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ चार्ज होगा, है ना, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, इस सबको आप लोग वजह से पढ़ोगे, है ना, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, चार्ज किसका, उस पार्टिकल का जिस पार्टिकल को हम रोक रहे हैं, और V क्या, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो यहां पर Q मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और E इंटू V, तो ये हो जाएगा वर्क डन टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मींस हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं, पूरी तरीके से रोक रहे हैं। ठीक
ठीक है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, हाँ, कि जो हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को वैनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमें ये बताना है कि कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन की इजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो उसको अपन आसानी से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से बना लेंगे, है ना, फाइंड आउट कर लेंगे, और उससे हम क्या निकाल लेंगे? वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे? तो देखो यहां पर हमें रेडिएशन की वेवलेंथ दी हुई है। ओके, यहां पर यूज करेंगे इक्वेशन Sc बाय लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वल क्या है? E इंटू वी, ठीक है, यहां पर E इंटू वी। ओके, और पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.5, और E की वैल्यू हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, C की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो फटाफट, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिटेल में तभी समझ में आएगा जब आप लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ जान लोगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोगों को ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो अब यूज करते हैं। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर ऑफ -34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 250 अब नैनोमीटर है, 10 टू पावर ऑफ -9, ओके, इक्वल्स टू 5 प्लस E। अब E मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 इंटू कैपिटल V, ओके, इंटू कैपिटल V। इक्वेशन क्या आती है? हम लिख देते हैं Sc बाय लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस E इंटू V। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। V की वैल्यू की गिवन है 0.5 निकालना है, तो देखो 6.63 इंटू 3 ये कितना बनता है? 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ -26, ये पहले हमने सॉल्व कर रखा है, ओके, अपॉन 250 को अपन 25 इंटू 10 कर लेते हैं, इंटू 10 टू पावर ऑफ -9, ओके, इक्वल्स टू 5 प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 इंटू 0.5, ओके। अब इसको सॉल्व कर देखते हैं एक बार, तो कितना होगा? 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9, दैट इज 10 टू पावर ऑफ -8, ओके। अब ऊपर जाके क्या बनेगा? 10 टू पावर ऑफ +8, अब +8 और -26 कितना होगा? 10 टू पावर ऑफ -18, ओके। ये भी सॉल्व कर रहा हूँ सब कुछ में, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। चलिए अभी क्या होता है? 20/25, तो इसको लिख लेते हैं, एक 10 ऊपर लेते हैं, एक 10 नीचे, ये बन जाएगा वापस आपकी 10 टू पावर ऑफ -19, ठीक है। फिर 25 इंटू ये 200 में कितना बन जाएगा? 8 टाइम्स आएगा, ओके, ये 8 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनली कितना बना? 8 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 इक्वल्स टू 5 प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 इंटू 0.5, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है वो जूल के टर्म्स में बनी है, हमें किसमें चाहिए आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू लाने के लिए क्या करते हैं? 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अपन 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19, ताकि ये जो एनर्जी वो किसमें हो जाए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाए। और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19, ताकि ये एनर्जी किसमें आए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आए, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू भी किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 8/1.6 दैट इज
80/16, तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 5, 65, ओके 16 इंटू 5 जाएगा 5 टाइम्स, इसमें हमारा 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 5 प्लस, इधर देखो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 0.5, ठीक है, तो 5 कितना आएगा, 5 इक्वल्स टू देखो 5 माइनस 0.5 दैट इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया, ठीक है, आंसर क्या होगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग आराम से बना सकते हो, है ना। चलिए, तो हम जो फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे उसको तरीके से याद कर लेना, है ना। ओके, इसको नोट करो। ओके, नोट कर लिए। तो अब देखो इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एज अ होमवर्क मिल जाएंगे, है ना, और होमवर्क को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोर एकेडमी की साइट में जाना पड़ेगा और वहां से होमवर्क डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद उन होमवर्क को सॉल्व करना और आप लोगों को शो करना है, ठीक है। तो होमवर्क आप लोगों को साइट में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ओके, चलिए।